जाति आखिर क्यों नहीं जाती के आज के एपिसोड में हम लेंगे राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया लेख तुम्हारे जात पात की शय। वैसे तो अम्बेडकर नामा के मंच से मैं इस लेख का पहले पाठन कर चुकी हूँ पुस्तक तुम्हारी शय के तहत। प्लेलिस्ट में ये मौजूद है और जिसमें अन्य लेख भी आपको मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। इस लेख की एक खासियत है वो ये कि ये हमारी जाति व्यवस्था को विदेशियों के नजरिए से प्रस्तुत करती है कि विदेशी किस तरीके से भारतीय संदर्भों में जाति व्यवस्था को देखते और समझते हैं। लेख इंटरेस्टिंग है तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। तुम्हारी जात पात की शय, राहुल सांकृत्यायन। हमारे देश को जिन बातों पर अभिमान है उसमें जात पात भी एक है। दूसरे मुल्कों में जात पात का भेद समझा जाता है भाषा के भेद से, रंग के भेद से। हमारे यहाँ एक ही भाषा बोलने वाले एक ही रंग के आदमियों की भिन्न भिन्न जाति होती है। यह अनोखा जाति भेद हिंदुस्तान की सरहद के बाहर होते ही दिखलाई नहीं पड़ता और इस हिंदुस्तानी जाति भेद का मतलब धर्म और आचार पर पूरा जोर देने वाले भिन्न जाति वालों के हाथ का खाना नहीं खा सकते, उनके हाथ का पानी तक भी नहीं पी सकते, शादी का सवाल तो बहुत दूर का है। मुसलमान और ईसाई तक भी इस छूत की बीमारी से नहीं बच सके हैं, कम से कम शादी ब्याह में। तो छूत की जो बीमारी है वो अब हर जगह पाई जाती है। अछूतों का सवाल, जो इसी जाति भेद का सबसे उग्र रूप है, हमारे यहाँ सबसे भयंकर सवाल है। कितने लोग शरीर छू जाने से स्नान करना जरूरी समझते हैं, कितनी ही जगहों पर अछूतों को सामान्य सड़कों से होकर जाने का अधिकार नहीं है। तो ये लेख जो है वो 1940 के दशक के आसपास लिखे गए हैं और उस वक्त जो सामाजिक व्यवस्था थी उसी का जिक्र यहाँ पर इन लेखों में किया गया है। हिंदुओं की धर्म पुस्तकें इस अन्याय के आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण पेश करती हैं। गांधी जी अछूतपन को हटाना चाहते हैं लेकिन शास्त्र और वेद की दुहाई भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह तो कीचड़ से कीचड़ धोने जैसा है। अछूतपन को समझना दूसरे मुल्क के लोगों के लिए कितना कठिन है इसका मैं उदाहरण देता हूं। सन 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अपना सांप्रदायिक निर्णय दिया और गांधी जी ने उस पर आमरण अनशन शुरू किया, उस समय में लंदन में था। बहुत दिनों के बाद ये सनसनीखेज खबर भारत के संबंध में इंग्लैंड के पत्रों में छपी। उन्होंने मोटी मोटी सुर्खियां देकर इसे छापा। जिन देशों में स्पृश्यता नहीं है वहां के लोग इस बारे में क्या जाने। बिल्कुल, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिर्फ एक इसी लेख में नहीं, अपने बहुत सारे लेखों में इस बात को कहा है कि जाति व्यवस्था जो है वो भारत की एक्सक्लूसिविटी है। हमारे देश के अलावा ये दुनिया के किसी और देश में नहीं पाई जाती। इसीलिए किसी और देश के व्यक्ति के लिए इसे समझना भी बहुत दुष्कर काम है। लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक चीनी छात्र हमारे पास आए और उन्होंने पूछा, अस्पृश्यता क्या है? मैंने कुछ समझाना चाहा। उन्होंने पूछा, क्या कोई छूत की बीमारी होती है या कोढ़ की तरह का कोई कारण होता है जिससे कि आदमी को छूना नहीं चाहते? मैंने कहा कि आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त हमारी ही तरह होता है। हाँ, अधिकांश की आर्थिक दशा हीन जरूर होती है। तो राहुल सांकृत्यायन जी बुद्धिस्ट टर्न कम्युनिस्ट थे, तो एक कम्युनिस्ट की सोच वो यहाँ रखते थे। वो आर्थिक कारणों को सबसे प्रमुख मानते थे इस अस्पृश्यता के लिए, जबकि जाति के विनाश में हम स्पष्ट तौर पर पढ़ चुके हैं कि आर्थिक रूप से कोई संपन्न भी हो जाए तो भी उसको जातिगत भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न झेलना ही पड़ता है। मैं आधे घंटे तक से अधिक अस्पृश्यता के बारे में समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन देखा कि मेरे दोस्त के पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा है। तब मैंने अमेरिका के नीग्रो लोगों का उदाहरण देकर समझाना शुरू किया। अब यद्यपि मैं थोड़ा बहुत समझाने में सफल हुआ, लेकिन तब भी वह उनकी समझ में नहीं आया कि एक ही रंग और रूप के आदमियों में अस्पृश्यता कैसी। तो यहाँ पर आर्थिक कारणों की चर्चा न करके सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार के कारणों की चर्चा करना ज्यादा वाजिब रहता। पिछले 1000 बरस के अपने राजनीतिक इतिहास को यदि हम लें तो मालूम होगा कि हिंदुस्तानी लोग विदेशियों से जो पद दलित हुए हैं उसका प्रधान कारण जाति भेद था। जाति भेद न केवल लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है बल्कि साथ ही यह सबके मन में ऊंच नीच का भाव भी पैदा करता है। ब्राह्मण समझता है कि हम बड़े हैं, राजपूत छोटे हैं, राजपूत समझता है कि हम बड़े हैं और कहार छोटे हैं, कहार समझता है कि हम बड़े हैं और चमार छोटे हैं, और चमार समझता है कि हम बड़े हैं और मेहतर छोटे हैं।
और मेहतर भी अपने मन को समझाने के लिए किसी ना किसी को छोटा कह ही लेता है। हिंदुस्तान में हजारों जातियां हैं और सब में यह भाव है। राजपूत होने से ही ये ना समझिए कि सब बराबर हैं, उनके भीतर भी हजारों जातियां हैं। उन्होंने कुलीन कन्या से ब्याह कर अपनी जात ऊंची साबित करने के लिए आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और देश की सैनिक शक्ति का बहुत भारी अपव्यय किया है। आला उधल की लड़ाइयां इस विषय में मशहूर हैं। इसके साथ ही आप अकबर जोधा के जो वैवाहिक संबंध थे उससे भी रखकर इसको जोड़ सकते हैं। वो भी अपने इंटरेस्ट के चलते राजपूतों ने अपनी बेटी की शादी अकबर से करवाई थी। ये जाति भेद के कारण देश रक्षा का भार सिर्फ एक जाति के ऊपर रख दिया गया है। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इस लेख में जो जाति के विनाश में हम पहले ना पढ़ चुके हों। जहां देश की स्वतंत्रता के लिए सारे देश को कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, वहां एक जाति के कंधे पर सारी जिम्मेदारी दे देना बड़ा खतरनाक बात थी। राजपूत जाति ने जहां तक सैनिक उत्साह का संबंध है अपने को अयोग्य नहीं साबित किया, तो भी सिर्फ देश रक्षा की बात नहीं रह गई, वहां तो उनके साथ साथ राज्य शक्ति का प्रलोभन भी उसमें बहुत बड़ा था और इसी के लिए आपस में वे बराबर लड़ने लगे। जहां तक रक्षा का भार क्षत्रियों का अपने ऊपर लेना है, तो इसमें यह बता दूं कि इस मेरिट में भी, शस्त्र चलाने की मेरिट में भी, भीमा कोरेगांव का युद्ध यदि आप याद हो तो वहां भी निम्न कही जाने वाली जातियों ने मेरिट को पछाड़ दे दी। तो इसीलिए यह कहना कि सिर्फ क्षत्रिय ही काबिल हैं देश की रक्षा करने के लिए, यह बात सही नहीं है। उनके सामने मुख्य बात थी खास राजवंशों की रक्षा करना। राजवंशों के पारस्परिक वैमनस्य जो कि राजशक्ति को हथियाने के कारण ही था, उन्होंने राष्ट्रीय सैन्य शक्ति को अनेकों टुकड़ों में बांट दिया और वे आपस में एक होकर विदेशियों से न लड़ सके। यदि जात पात न होती तो और मुल्कों की तरह सारे हिंदुस्तानी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते। बिल्कुल सही बात है। जातीय एकता के कारण छोटे छोटे मुल्क बहुत पीछे तक अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में समर्थ हुए। इस उदाहरण को आप लोग खासी तवज्जो देकर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना भारी देश हिंदुस्तान जबकि 12वीं शताब्दी में ही परतंत्र हो गया था। लंका विद इन ब्रैकेट सीलोन उस समय का छोटा टापू की आबादी अब भी 50 लाख के करीब है। 1814 तक परतंत्र न हुआ था। बर्मा तो उससे 60 बरस और पीछे तक आजाद रहा। हिंदुस्तान के पड़ोस में इतने छोटे छोटे मुल्क इतने दिनों तक अपनी स्वतंत्रता को क्यों कायम रख सके और आज भी अफगानिस्तान जैसे देश क्यों आजाद हैं? तो लेख जिस समय में लिखा गया है उसी संदर्भों के हिसाब से इसको समझना है और आज के जो पहले के मुकाबले राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक दशा सभी देशों की बहुत बदल चुकी है, उन संदर्भों के साथ इसको हम जोड़कर देख सकते हैं आसानी से। इसलिए कि वहां जाति इतने टुकड़ों में विभक्त नहीं थी, वहां ऊंच नीच का भेद इतना नहीं फैला था और देश के सभी निवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए क्षत्रिय बनकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जबकि देश की स्वतंत्रता फिर लौटी आ रही थी। तो यहां पर भी जो वे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, किसी हिंदू का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी पुरानी आदतों ने वैसा होने नहीं दिया। शेर शाह के वंश के राजमंत्री बहादुर हेमचंद्र ने एक बार ऐसा चाहा क्या, दिल्ली के तख्त पर बैठ भी गया, लेकिन राजपूतों ने उसे बनिया कहकर उसका विरोध किया। दूरदर्शी सम्राट अकबर ने सारे भारत को एक जाति में लाने का स्वप्न देखा, लेकिन उसका वह स्वप्न स्वप्न ही रह गया और उसके बाद के हिंदू मुसलमानों ने कभी उस जातीय एकता के ख्याल को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं किया। इससे भी पता चलता है कि हिंदुओं में धर्मांधता और जातीय व्यवस्था कितनी मजबूती से उन्होंने पकड़ रखी है। अंग्रेजों के हाथ में जाने से पहले भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य मराठों का था, लेकिन वह भी ब्राह्मण अब्राह्मणों के झगड़ों के कारण चूर चूर हो गया। हमारे पराभव का सारा इतिहास बतलाता है कि हम इसी जाति भेद के कारण इस अवस्था तक पहुंचे। आधी शताब्दी से अधिक बीत गई जबकि कांग्रेस ने जातीय एकता कायम करने का बीड़ा उठाया। तो यहां पर एक बात मैं खासा रिपीट कर देती हूं, हर बार मैं कहती हूं कि इन लेखों में जो कांग्रेस का जिक्र आता है उसे मौजूदा हालात में भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से मत देखिए, क्योंकि इस समय की कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट फोर्सेस भी थी, कम्युनल फोर्सेस भी इसी के अंदर काम कर रही थी
और बाकी अन्य फोर्सेस भी इसी के अंदर काम कर रही थी। बहुत से मुसलमान भी इसी के अंदर काम कर रहे थे। जो कुछ थोड़ी बहुत एकता कायम करने में वह सफल हुई, यानी कि कांग्रेस सफल हुई, उसका फल भी हम देख रहे हैं। और 2 प्रांतों को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों के शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में है। विद इन ब्रैकेट सिंध की सरकार भी कांग्रेस के प्रभाव को मानती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मनोभाव को हम क्या देख रहे हैं? कांग्रेस के बड़े बड़े हिंदू जहां एक तरफ जातीय एकता के शोर से जमीन आसमान एक करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रेम में किसी से भी 1 इंच भी कम नहीं रहना चाहते। तो मतलब जैसा कि संतराम बी जी कहते हैं कि बहुत लिबरल होने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन जरा सा आप उन्हें खुरच देंगे तो असली रंगत उनकी दिखाई देने लगती है कि वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं, क्या हैं। वही बात यहां पर राहुल सांकृत्य आयन भी लिखेंगे, अभी सुनिए। और इसी कारण वे अपने अपने छोटे से जातीय दायरे से जरा भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखते। कायस्थ कांग्रेस नेता कायस्थ जाति की एकता और उसके अगुवापन की परवाह बहुत ज्यादा रखते हैं। जब उनका शादी ब्याह या मरण जन्म अपनी ही जाति के भीतर होने वाला है तो उनकी तो दुनिया ही कायस्थों के भीतर है, तो फिर ये कैसे एक सूत्र में जोड़ेंगे देश को? कायस्थ रिश्तेदार के, चाहे वे योग्य हो या अयोग्य, उसके और उसके परिवार के लिए कोई जीविका का प्रबंध करना तो अब जरूरी है। कोई नौकरी दिलानी ही होगी। और ऐसी जाति भक्ति के काम के लिए भी अन्याय अन्याय नहीं, पाप पाप नहीं। भूमिहार कांग्रेस नेता है। अब सुनिए ये लोग क्या करते हैं। जब तक भूमिहार जाति से अलग उसका नाता रिश्ता नहीं है, तब तक वे कैसे भूमिहार से बाहर की दुनिया को अपनी दुनिया समझेगा? हमारे नेताओं में जातीयता के ये भाव जितने जबरदस्त हैं, ये सभी जानते हैं। इस भाव के कारण हमारा सार्वजनिक जीवन बहुत गंदा हो गया है और राष्ट्रीय शक्ति सबल नहीं होने पाती। राजनीतिक दल तो पहले से ही हैं। इनमें जातीय दलबंदी अवस्था को और भी भयंकर बना देती है। ये जाति भेद सिर्फ हिंदुओं के ही राजनीतिक नेताओं में नहीं है, बल्कि मुसलमान और दूसरे भी इससे बचे नहीं हैं। मुसलमानों के ऊंची जाति के नेताओं के स्वार्थ और अदूरदर्शिता के कारण वहां भी मोमिन और गैर मोमिन का सवाल छिड़ गया है। यद्यपि मुस्लिम नवाबों और सेठ साहूकारों की बराबर कोशिश रही है कि बाजा और गोकशी का सवाल खड़ा करके निम्न श्रेणी के लोगों को उस प्रश्न से ही अलग रखा जाए, लेकिन निश्चय ही इसमें सफलता होगी। राष्ट्रीय नेता की दृष्टि से बहुत व्यापक होनी चाहिए। उनका अध्ययन और अनुभव विस्तृत होना चाहिए और इस प्रकार वह भविष्य पर दूर तक सोच सकता है। लेकिन उनका यह शोचनीय मनोवृत्ति है। बिहार प्रांत के कांग्रेसी नेता और मिनिस्टरों के इस जात पात के भाव ने बड़ा ही घृणित रूप धारण कर लिया है। मिनिस्टर अपनी जाति के मेंबरों की ठोस जमात अपने पीछे रखकर उसी दृष्टि से काम करते हैं और अवस्था यहां तक पहुंच गई है कि यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ तो सार्वजनिक जीवन की गंदगी पराकाष्ठा को पहुंच जाएगी। ये बात लिखने से पहले राहुल सांकृत्यायन जी बहुत एक्टिव तरीके से वहां के किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। कई जगह किसान आंदोलन की अगुवाई उन्होंने करी है, मार खाई है, जेल भी गए हैं, भूमिहारों ने इनके ऊपर जानलेवा हमले भी किए हैं। ये सभी कुछ दिमागी गुलामी और तुम्हारे शय पुस्तकों में हमने पढ़ा है अन्य लेखों के जरिए। ये सारी गंदगियां उन्हीं लोगों की तरफ से फैलाई गई हैं जो धनी हैं या धनी होना चाहते हैं। सबके पीछे ख्याल है धन को बटोर कर रख लेने या उसकी रक्षा का, संसाधनों पर कब्जा करने का। आज के अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वो सारी सेटिंग्स करते हैं। गरीबों और अपनी मेहनत की कमाई खाने वालों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सहस्त्राब्दियों से जात पात के प्रति जनता के अंदर ख्याल पैदा किए गए हैं। वे उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति की ओर नजर दौड़ाने नहीं देते। स्वार्थी नेता खुद इसमें सबसे बड़े बाधक हैं। तो यहां पर इस लेख को हम छोड़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। लेख थोड़ा लंबा है और यहां पर लास्ट में वे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हजारों साल से जो है वो जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मेरिट हजारों सालों में किस तरह डिसाइड की गई है। डॉक्टर लोहिया ने भी इस बात को लिखा है अपने लेख में कि मेरिट को बनने में 5000 साल का समय लगा है और हीन भावना भरने में भी उतना ही समय लगा है एक जात के प्रति।
वही बात यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी भी कह रहे हैं अलग अंदाज बयां में। तो इसी के साथ आज यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।